हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हमारी काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी थी, उसमें उलझे हुए थे और तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहा था। आवाज़ तो मेरी आप सुन ही रहे थे, लेकिन विजुअली आप मुझे नहीं देख पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपसे मुखातिब हो जाऊं, आपसे रूबरू हो जाऊं। काफ़ी दिन हो गए हैं, आपका हालचाल ले लूं, अपना हालचाल दे दूं। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है इस समय? तो बताइए कमेंट करके आप लोग कि सब ठीक चल रहा है और तैयारी वगैरह आपकी कैसी चल रही है। और आज हम बेसिकली आए हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी रणनीति क्या होगी, उसका पैटर्न क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे मेरिट बनती है, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कितने घंटे का पेपर होता है। ये सारी बातें हम लोग आज बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक बात बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, ताकि जो हमारे नए भाई बहन हैं जो भी तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या जो इंटर के बाद तैयारी करना चाहते हैं, या जो लोग जॉब में थे और अब मन बना रहे हैं आरओ एआरओ के लिए, या जो हाउसवाइफ हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब अब कुछ आगे करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी आप लोग देखिए, इसको समझिए कि कैसे कैसे हम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सही दिशा में मेहनत कर ली तो हो सकता है पहली बार में भी आप इस परीक्षा को पास कर जाएं। चूँकि कुछ खास है नहीं, बस है कि थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हिंदी का तो एक लिमिटेड सिलेबस होता है, बस जीएस का थोड़ा है, जीएस पर आपको ध्यान देना होगा। तो बाकी वो सब आपको हम पढ़ाएंगे ही, और क्लास भी आपको अब जल्दी जल्दी मिलेंगी। करंट अफेयर्स की या जीएस की भी आपको जल्दी से क्लास उपलब्ध होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा से, फिर आएंगे मुख्य परीक्षा पर, फिर आएंगे फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि जो 2022 की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस 2022 तो 12 जून को डेट फिक्स हो गई कि यूपी पीसीएस 2022 वो तो 12 जून को होगा। लेकिन अभी आरओ एआरओ 2022 का विज्ञापन या ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये संभावना पूरी बन रही है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जुलाई के बाद इस वैकेंसी की बारी मतलब आ सकती है, चूँकि अभी मतलब सचिवालय में काफ़ी प्रमोशन हुए हैं, काफ़ी पद रिक्त हो गए हैं, तो वो रिक्त पद तो भरना ही भरना है। लेकिन अभी लोक सेवा आयोग को शासन से अध्याचन नहीं पहुंचा है, वो जून जुलाई में जाता है, ठीक है। तो जितने भी पद खाली होंगे वो शासन अध्याचन भेजता है लोक सेवा आयोग को जून और जुलाई में, ठीक है। फिर इसके बाद जब अगर पर्याप्त मात्रा में पद होते हैं तो लोक सेवा आयोग उस पर विज्ञापन निकालता है, ठीक है। और काफ़ी पद खाली हैं, अब नंबर ऑफ पद तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी पद खाली हैं जिनका अध्याचन शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, और फिर लोक सेवा आयोग उस पर वैकेंसी निकालेगा, विज्ञापन निकालेगा, ठीक है। लेकिन आप इन सारी बातों को छोड़ते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी कभी भी आए, विज्ञापन कभी भी आए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। मान लो विज्ञापन आ गया कि 4 महीने बाद परीक्षा है, तो 4 महीने में आप कितनी तैयारी कर लेंगे? इसलिए हमें अपनी तैयारी पहले से रखनी होती है। वैकेंसी तो आनी आनी है, ठीक, अगर इस साल नहीं आएगी तो अगले साल आएगी। वैकेंसी आखिर ले कहाँ जाएंगे, भरनी तो है ही है। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी को पहले से मजबूत रखना है, पहले से जो है तैयार हमें रहना है। फिर कभी भी वैकेंसी आ जाए, कभी भी एग्जाम हो जाए, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए वैकेंसी का इंतजार ना करते हुए आप लोग तैयारी से जुड़िए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो निश्चित है कि आप पहली बार में ही सफल हो जाएंगे। तो आरओ एआरओ 2022 के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आरओ एआरओ मेंस का बैच चल रहा है 21 के लिए, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस 2022 प्री के लिए भी नोट्स उपलब्ध हैं। हाई कोर्ट है, यूपी SSC के एग्जाम है, एपीएस वगैरह है, ठीक है। तो इन सबके नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको दिया जाता है। ये नंबर दिया गया है 6393350769, ठीक है। इस पर आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको नोट्स इन सारी परीक्षाओं के आरओ एआरओ 2022, पीसीएस 2022, आरओ मेंस 21 का, ठीक है, ये सारे नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक।
चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होती है, ठीक है, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है आपका सामान्य अध्ययन का, अभी हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है आपका सामान्य अध्ययन का, ठीक है, और दूसरा प्रश्न पत्र होता है आपका सामान्य हिंदी का, ठीक है। ये जो प्रश्न पत्र होता है आपका 140 अंक का होता है, 140 नंबर का होता है। 140 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है, और 140 अंक का होता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है जीएस का, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर होता है, ये 1 घंटे का पेपर होता है। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है, यानी 60 अंक का। तो 140 अंक का जीएस और 60 अंक का आपका हिंदी हो गया, यानी कि 200 अंक, यानी 200 नंबर की परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। इसी 200 नंबर के आधार पर दोनों पेपर को मिला करके मेरिट बनाई जाती है, फिर आपको प्री क्वालिफाई कराया जाता है, ठीक है। तो अगर आप मेरिट में आते हैं, मेरिट वही लगभग 120, 25, 18, 22 इस तरह से जाती है। 100 मतलब कि वही 120 से 30 के बीच में मेरिट अक्सर रहती है, ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर लागू, हाँ ध्यान रहे, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लागू है दोनों पेपर में। यानी कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 सही प्रश्न काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लागू होगी, ठीक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो आपका सिलेबस होगा वो है भारत का इतिहास है। यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और मिडवेल, ठीक है, तीनों आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी में शामिल हो जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल आ जाएगा। भारतीय राजतंत्र यानी कि पॉलिटी आपकी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था भी, ठीक है, एवं संस्कृति यानी कि ये भारत के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। सामान्य विज्ञान आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर पूछा जाएगा। भारतीय कृषि से संबंधित चीजें, वाणिज्य और व्यापार भी पूछा जाएगा। पर्यावरण से प्रश्न आएंगे, जनसंख्या, नगरीकरण, ठीक है, ये सब भारत के संदर्भ में है। जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, ये भारत के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश संदर्भ में, ठीक है। यूपी की जनगणना, भारत की जनगणना, यूपी का बजट, भारत का बजट, ठीक है, और यूपी में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण, ये सब आंकड़े पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि 10-12 प्रश्न आपके रीजनिंग के भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। सामान्य स्तर के होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, अक्सर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस जो आपका ये सामान्य अध्ययन का है, और ये जो सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन का है, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में दोनों में लागू होता है, सेम है। तो अगर आप जीएस की तैयारी करते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, इसमें 6 टॉपिक होते हैं। विलोम शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, विशेषण विशेष शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। 6 टॉपिक होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। समय होगा आपका 1 घंटे, ठीक है। ये 6 टॉपिक, और इसमें से जो 6 टॉपिक हैं यही आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं, बस यहाँ से आपका पर्यायवाची हट जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हिंदी जो है, अभी आपको बताएंगे मेंस के बारे में, तो जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, ये हिंदी आपकी मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि एक पेपर मेंस में भी होता है, 60 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी प्री पर बात कर लेते हैं। 140 अंक का जीएस, 60 नंबर का आपकी हिंदी, 200 नंबर का आपका हो गया, 200 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, और इस पर बनेगी आपकी मेरिट, ठीक है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, और मेरिट में नहीं आते हैं तो फिर प्री क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। आरओ जो मेरिट रहती है वो मैंने बताया कि 120 और 130 के बीच में रहती है, और जो एआरओ की है वो आपकी मान लो वही इस बार है तो 100+ गई है। पिछली बार 95 के आसपास गई थी, 2017 में आपकी 95 के आसपास गई थी, लेकिन ये 2021 का जो अभी रिजल्ट आया है इसमें 100+ सुनने मारा कि ये 100 से 105 के बीच में गई है, ठीक है। तो हम मानते हैं अगर 100+ आपके हैं तो आप एआरओ में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आरओ में क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, 120+ नंबर लाने होंगे, कितने में, 200 में, ठीक है। तो हिंदी में तो अक्सर नंबर आपके 50+ आ जाते हैं, 50 लोगों के 55, 56, 58 तक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा जीएस पर फोकस करना होगा कि जीएस में हमारा ठीक ठाक हो जाए, तो 120 यानी कि 125-30 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप प्री क्वालिफाई बड़े आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारी प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पर। देखिए, जो मुख्य परीक्षा हमारी होती है वो कितने नंबर की होती है, वो आपकी होती है 400 नंबर की, ठीक है। मुख्य परीक्षा कितने नंबर की, 400 नंबर की। अब इसको हम तोड़ देते हैं, 400 नंबर कैसे, इसमें आपका 120 नंबर का जीएस हो गया, ठीक है। 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी होगी, आपकी 100 नंबर की डिस्क्रिप्टिव हिंदी हो गई, और 120 नंबर का आपका निबंध हो गया, ठीक है। जोड़ लीजिए कितना हो गया,
120, 60, 180, 280 और 120, 400, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होती है वो 400 नंबर की होती है। और इसी 400 नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, यानी कि सिलेक्शन होता है। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मुख्य परीक्षा में या मेरिट बनाने में नहीं जोड़े जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है कि आप मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं, आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। उसके नंबर आप चाहे 200 में 200 लाइए, लेकिन वो मुख्य परीक्षा में आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो जो 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब 400 नंबर में हम कैटेगराइज करते हैं 120 नंबर का जीएस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका प्री का जीएस आया था ना, 140 क्वेश्चन थे, तो सेम ऐसे ही आपका मेंस में भी जीएस आएगा ऑब्जेक्टिव, वहां पर आपके 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सिलेबस आपका पूरा यही रहेगा, समय वही 2 घंटे होगा, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 120 और एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, तो 120 नंबर का आपका जीएस हो गया। नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, चूंकि लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर हैं, अगर ऑब्जेक्टिव कोई पेपर है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, ठीक। तो 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। अब 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी, 60 नंबर की आपकी प्री में भी पूछी गई थी, ठीक है। तो मेंस में क्या होगा, मेंस में जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है 60 नंबर की, उसमें 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे 60 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन मेंस में आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, और उसमें पर्यायवाची नहीं होगा। ये वाले 5 टॉपिक होंगे, विलोम, तद्भवतोत्तम, विसर्ग विशेष, वाक्य परिवर्तनीय शुद्धि और अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। इन 5 टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से आपके 6 प्रश्न आएंगे, तो 6 पंचे 30, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे, 6 पंचे 30 प्रश्न हो गए, और एक प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का, जबकि प्री में कितने का था, 1 नंबर का था। तो 30 दूनी 60, यानी कि 60 नंबर की आपकी हो गई ऑब्जेक्टिव हिंदी, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद 100 नंबर का आपका होगा डिस्क्रिप्टिव हिंदी, यानी कि परंपरागत हिंदी, लिखने वाली हिंदी, जिसमें क्या क्या होगा, ये है आपकी हिंदी मुख्य परीक्षा की 100 अंक की होगी। ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। और जो ये हिंदी वाला पेपर था ना, ये आधे घंटे का होता है, ध्यान रहे, ठीक है, 30 मिनट का होता है। अब ये देखिए पेपर कैसे कैसे होता है, कब जीएस का होगा, कब हिंदी का होगा, कब निबंध का होगा, ये भी आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो जो हिंदी है परंपरागत यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो मुख्य परीक्षा की है, उसमें आपसे तो गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूरी जो हिंदी है ये 100 नंबर की है, 2.5 घंटे में होगा, ठीक है। ये जो गद्यांश आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, गद्यांश एक लिखा होगा, उसमें आपको सारांश लिखना है, उचित शीर्षक लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो जो गद्यांश आपका होता है वो आपका होगा, ये लिख लेते हैं, गद्यांश आपका 21 नंबर का होता है, ठीक है। 21 नंबर में आपका 3 नंबर में आपको शीर्षक लिखना है, 6 नंबर में आपको सारांश लिखना है, और 12 नंबर की आपकी लिखनी है क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है। तो 12 से 18 3 21, ठीक। तो 21 नंबर का आपका हो गया गद्यांश, ठीक है। इसके बाद पत्राचार, गद्यांश हो गया। इसके बाद आते हैं पत्राचार। पत्राचार में आपका एक पूछा जाता है शासकीय पत्र का सारणी रूप लिखिए, ठीक है। सार लिखने यानी कि टेबुलर फॉर्म लिखिए, ठीक है। एक यानी कि सरकारी पत्र, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका गद्यांश का। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दिए गए शासकीय पत्र का सारणी रूप में सार लिखिए, ठीक है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो ये जो दूसरा, ये आपका हो गया पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका आएगा सारणी रूप वाला, तो ये आपका जो होता है ये 15 नंबर का होगा, ठीक है। एक शासकीय पत्र पूरा लिखा होगा, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। हमने पत्र के अंतर्गत सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। वीडियो आप देखिएगा तो हमने पढ़ाया भी है और उसका नोट्स भी दिया है, मेंस वाले ग्रुप में सारे नोट्स भी दिए हैं पत्र के, ठीक। ये 15 नंबर का हो गया। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा पत्र लेखन का है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पत्र लेखन का होगा, जिसमें आपसे 3 पत्र पूछे जाएंगे और ये आपका होगा 24 नंबर का, ठीक है। और प्रत्येक पत्र होगा 8x3, ठीक है। जैसे कि पत्र की परिभाषा पूछ दिया, पत्र का प्रारूप पूछ दिया, पत्र का लिखित प्रारूप पूछ दिया, पत्र का उदाहरण पूछ दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 प्रकार के पत्र हैं कुल मिला के, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, टिप्पण, विज्ञप्ति और प्रतिवेदन, ठीक है। ये 9 प्रकार के पत्र आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो 9 में से कोई भी पूछ सकता है। तो मान लो पूछ दिया कि शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसका प्रारूप बनाइए, ठीक है, या अर्धशासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर 24 नंबर में 8 को जो है का खा गा करके 3 सेगमेंट होते हैं, तो प्रत्येक जो है यहाँ पर 3 पत्र पूछे जाते हैं, 3 पत्र के बारे में, ठीक है। तो 24 नंबर का आपका पत्र हो गया। अब देखिए 24 नंबर और 15 नंबर ये भी पत्र के अंतर्गत ही आएगा, सारणी लेखन वाला, तो 39 नंबर के तो पत्र ही हो गए।
यानी कि 100 नंबर की हिंदी में आपके 39 नंबर के तो पत्र ही हो गए, लगभग आधा पेपर, तो आधा से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र लेखन बहुत जरूरी होता है। अब पत्र लेखन में क्या होता है कि आप मार्केट में जो भी किताबें देखते ना वो सब गलत हैं, मतलब वो पिछले 8 साल 10 साल 15 साल पुराने पत्र के फॉर्मेट दिए हुए हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे कुछ भी हो। मतलब आप जितने भी प्रकाशन देखेंगे, चाहे किताबें मैगजीन कुछ भी देखेंगे, सब में आपको अलग अलग मिलेगा। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई पत्र संख्या कहीं लिख रहा है, कोई लेफ्ट लिख रहा है, कोई राइट में लिख रहा है, कोई बीच में लिख रहा है, कोई कहीं कॉमा लगा रहा है, कोई स्थान दिनांक कहीं लिख रहा है, कोई भवदी कहीं लिख रहा है। तो ये सारी बहुत विसंगतियाँ हैं मार्केट में। इसलिए अब चूंकि मैं सचिवालय में हूं तो इसलिए हम आपको वही पत्र देते हैं, वही पत्र पढ़ाते हैं जो वास्तव में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और जो वर्तमान में ट्रेंड में चल रहा है। लोक सेवा आयोग में या शासन में जो भी पत्र चल रहे हैं वो किसी प्रकार के पत्र हों, जो वर्तमान में चल रहे हैं वही सारे आपको पत्र हम पढ़ाते हैं, उसी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं और वही आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए पत्र आपको, अब अगर मार्केट वाले आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे पकड़ लेगा कि अच्छा तुमने तो 10 साल पुराना फॉर्मेट लिख दिया है, वर्तमान में तो ये है ही नहीं। उसे क्या चाहिए, जो वर्तमान में चल रहा है वो उसे चाहिए, तो वो आप कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पत्र वाला जो सेगमेंट हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। उसमें आपको हम प्रत्येक पत्र की परिभाषा, प्रारूप, लिखित प्रारूप, उसके 2-2 3-3 उदाहरण, ये सब कुछ आपको देते हैं। तो आप बेहतर तरीके से उनको पढ़ करके और वैसे ही जाके परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अभी मेंस वालों के लिए बता रहे हैं, जो लोग मेंस के बच्चे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, जो वही 24 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो समझिए 39 नंबर के आपसे पत्र ही पूछे जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हाँ, इसमें आपसे जो है पूछा जाएगा प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है। यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली में क्या है, अब मैं जैसे प्रशासनिक शब्दावली, मेरे पास इतनी मोटी किताब मैंने एक बार दिखाई था एक वीडियो में, जो शासन में चलती है, उसमें समझो कम से कम जो है 8-10 हज़ार शब्दावली दी हैं। तो उसमें हमने करीब है 1000 शब्दावली बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो छांट के निकलवाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 20 नंबर का पोर्शन होता है। इसमें 5 शब्द अंग्रेजी में दिए होते हैं जिनको आपको हिंदी में लिखना होता है, और 5 शब्द हिंदी में दिए होते हैं जिनको आपको अंग्रेजी में लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो सेक्रेटरी लिखा है, हिंदी में क्या होगा, सचिव हो गया, ठीक है। हिंदी में लिखा है अनुसचिव, इंग्लिश में क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरह से, जैसे कि ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञाप, ठीक है, कम्युनिके, विज्ञप्ति, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हिंदी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पूछा जाता है। और इसमें जो एक शब्द होता है ना वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। और अगर आपने लिखा सही लिख दिया तो 2 नंबर पूरे, गलत लिख दिया तो 0 नंबर। तो 20 नंबर जो ये होते हैं ना, ये समझो बिल्कुल एकदम मैथ की तरह होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर आपने 10 के 10 शब्द लिख दिए तो आपके 20 नंबर पक्के, और यहाँ अगर आपने 20 नंबर निकाल लिए तो समझो आपका सिलेक्शन होना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा लोगों के, मतलब कि 6, 7, 8 तो सभी सही होते हैं, लेकिन आपके अगर 10 के 10 सही हो गए तो आप सीधे सीधे 4-5 नंबर इंक्रीज कर जाएंगे अन्य लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये शब्दावली आपकी होगी 20 नंबर की, ठीक है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां आते हैं हम लोग, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां, इसमें आपसे 5 मुहावरे पूछे जाएंगे, प्रत्येक मुहावरा 2 नंबर का होगा और ये 10 नंबर का सेगमेंट होता है मुहावरे में, ठीक है। इसमें मुहावरे का अर्थ और उसका प्रयोग करना होता है। 5 मुहावरे होंगे, प्रत्येक मुहावरा 2 नंबर का होगा, वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक। और अंत में आता है कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर ज्ञान भी 10 नंबर का होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि 5-5 नंबर के या तो 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वही बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, मदरबोर्ड क्या है, और आईसी चिप क्या है, प्रिंटर क्या है, प्लॉटर क्या है, ग्राफिक्स क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सारी सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है वो पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, बस उतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाहर आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम मेंस के अंतर्गत, अब ये आप जोड़ेंगे तो आपके 100 नंबर यहाँ पर हिंदी वाले ये हो जाएंगे, ठीक। ये होता है हिंदी का परंपरागत पेपर। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान, आपने सीधे से पत्र वाला पोर्शन सही से कर लिया, आपने शब्दावली आपने कर ली, ठीक है, और थोड़ा गद्यांश भी अगर अच्छा लिख दिया तो समझो यहाँ पर आपके नंबर कम से कम 80 के आसपास आ जाते हैं, ये समझ लीजिए। मतलब बहुत ही यहाँ पर सॉलिड नंबर हैं। अब समझिए जो पत्र का साड़ी रूप लिखना होता है वो 15 नंबर का है, ठीक है। और सोचिए उसमें अगर आपने सिर्फ टेबल बना दी, कुछ ना लिखा, टेबल में 6-7 स्तंभ होते हैं, अगर सिर्फ आपने टेबल ही बना दी तो 6-7 नंबर तो आपको टेबल बनाने में मिल जाते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा सही कर दिया, समझो कि 12-13 नंबर तक भी उसमें मिल जाते हैं, ये सोचिए। तो इसलिए लेकिन पत्र को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत समझना होगा, क्योंकि मतलब मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं ना वो बहुत ही गलत हैं और वो आपको कन्फ्यूज करेंगी।
आप किसी एक को पढ़ेंगे तो वो कुछ और बताएगा, दूसरे को पढ़ेंगे वो कुछ और बताएगा, तीसरे को पढ़ेंगे तो वो कुछ और बताएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम परीक्षा में किसको लिखें। ठीक है, तो परीक्षा आप लिखें मुझे, जो मैं बता रहा हूं वो परीक्षा हम लिखेंगे, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम वही चीजें आपको बताएंगे जो वर्तमान में एग्जामिनर और लोक सेवा आयोग चाहता है, और जो वो चाहता है वो जब लिख के आएंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये तो 100 नंबर की हिंदी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निबंध वाले पोर्शन पर। ठीक, अभी आपको ये भी बताना है कि जब पेपर होते कैसे हैं, कितने दिन में होते हैं और क्या उनका तरीका होता है। ठीक, निबंध पे आते हैं। निबंध में आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, 3 टॉपिक यहाँ पर दिए होते हैं, का खा गा खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में 3 निबंध होते हैं। का खंड में 3 निबंध, खा खंड में 3 निबंध और गा खंड में 3 निबंध। ठीक है, तो प्रत्येक खंड से आपको एक एक निबंध लिखना होता है। ठीक है, एक खंड से 2 निबंध नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना है। ठीक, समय मिलेगा आपको 3 घंटे, और निबंध का पेपर आपका होता है 120 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का एक निबंध। ठीक है, तो निबंध तो आप जानते हैं हम निबंध इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं कि निबंध की आप क्लास हमारी देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। ठीक है, तो निबंध में भी आप 80+ नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं अगर आपने मेरे तरीके से निबंध लिखना और पढ़ना सीख लिया। क्योंकि निबंध जो आप लिखते हैं उसको हम चेक भी करते हैं। अगर आपने मुझे भेजा तो हम चेक करके आपकी गलतियां बताएंगे आपको, और किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो 600 शब्दों में एक निबंध लिखना है, 3 निबंध आपको 18 शब्दों में लिखने हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 नंबर का पेपर होगा, प्रत्येक निबंध आपका 40 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं आपके 400 नंबर, और इन्हीं 400 नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब आते ही पेपर होता कैसे। जैसे मान लो सपोज 24 अप्रैल को आपका ये RO 2021 का मेंस है। ठीक है, तो 24 अप्रैल को सुबह की मीटिंग में क्या होगा, ये जीएस का पेपर हो जाएगा जो 120 नंबर का होना, 2 घंटे वाला। ठीक है, और शाम की मीटिंग में क्या होगा, शाम को होगा ये वाला हिंदी का पेपर। ठीक है, शाम की मीटिंग में हिंदी का पेपर ये होगा जो कि 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब जैसे ही 2.5 घंटा खत्म होगा वैसे ही आपको जो आधे घंटे वाला हिंदी का पेपर है ना, यानी कि जो 30 क्वेश्चन वाला, ये यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन वाला है जिसमें ये 5 टॉपिक रहते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं और आधे घंटे का पेपर होता है, तो उसके तुरंत बाद आपको उसकी कॉपी दे दी जाएगी। यानी कि जो हिंदी का पेपर पूरा होगा वो 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे प्लस आधा घंटे। ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग नहीं, आप वहीं बैठे रहेंगे, आपको उठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली कॉपी आपसे ले ली जाएगी और वो वाली कॉपी आपको तुरंत दे दी जाएगी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं मतलब कि आप इसका टाइम उसमें एडजस्ट कर लें, इसका ऐसा नहीं है। जैसे ही 2.5 घंटे खत्म होगा वैसे आपसे तुरंत कॉपी छीन ली जाएगी और वो वाली कॉपी तुरंत वहीं बैठे बैठे दे दी जाएगी, आपको उठना नहीं है। ठीक है, और जैसे आधा घंटा खत्म होगा, 3 घंटे होंगे, तो आपका पूरा पेपर फिनिश। अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होगा, यानी कि 25 अप्रैल क्या होगा, आपका सुबह की मीटिंग में 3 घंटे के पेपर होगा निबंध का। ठीक है, तो 2 दिन में ये RO परीक्षा समाप्त हो जाती है। बाकी जो उर्दू वाले कुछ पेपर है, हिंदी वाले कुछ स्पेशल वाले हैं, तो उनका होता रहता है, जब भी वो स्कीम पूरी आएगी कि कब किसका पेपर होगा। लेकिन जो नॉर्मल RO होता है वो इसी तरीके से होता है, यानी कि 2 दिन में ये परीक्षा आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि 3 मीटिंग में, एक दिन सुबह शाम और अगले दिन मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो इन सब की तैयारी के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए आप इस नंबर पर जुड़ के और इस सारे नोट्स RO 2022, PC 2022, RO 2021 मेंस और अन्य परीक्षाओं के लिए आप जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर आपको मिल ही रहे, करंट आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। जल्दी ही हम लोग एक टीम भी बनाने वाले हैं, तो टीम के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी कि क्योंकि हम तो कम आपको पढ़ा पाते हैं, तो 1-2 लोग और अगर साथ में रख लेंगे तो आपको और भी चीज़ें समय समय पर जल्दी जल्दी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब समझ लीजिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से कि कैसे कैसे हमको परीक्षा देनी है, कैसे पास करना है, कैसे अधिकारी बनना है। ठीक है, और तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, वेट मत करिए कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी तो आती रहेगी और आएगी ही, इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी। ठीक है, लेकिन आएगी पक्का, ये तय है कि वैकेंसी आएगी, इसलिए आप लोग तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।